दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। इसमें हम योजना की सीरीज़ चल रहे हैं। ये आपको मंथली बेसिस पे आपको मिल जाया करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर का मंथ अभी मैगज़ीन आई है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह की मैगज़ीन है। ये बेसिकली साइंस और टेक पे रिलेटेड है, लेकिन हमने क्या होता है बेसिकली हमें वही एडिटोर मतलब इसमें भी आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं जो हमारे लिए काम के हैं। हम हमारे यहाँ डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस भी चलता है हिंदी के अंदर, तो उसमें कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जो चीज़ें कवर होंगी या हो चुकी हैं हम उनको इस यहाँ पे नहीं लेंगे। हम यहाँ पे वही मतलब टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ हमें लगता है कि सच में कंटेंट बहुत अच्छा है, जिससे क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, योजना की मैगज़ीन को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपकी बैंड बज जानी है और कुछ नहीं होना। तो हमेशा सिस्टमेटिक वे में अगर बात करें, चीज़ों को पहले समझो फिर उसके बाद चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, आप ले रहे हैं अच्छी बात है, आप अपना वो लें, कोई दिक्कत नहीं है मैगज़ीन को, लेकिन पेज टू पेज अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल इसी में ही एक मिनट में थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक के रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, मतलब आप देखेंगे तो उसमें इंट्रो भी सेम ही मिलेगा, डेटा भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा सभी जगह। तो बेटर है कोई भी 2 या 3 आर्टिकल्स पढ़ो, उसको पिक करो अपने हिसाब से और उसके नोट्स बना के रखो। अगर आप डेली बेसिस पे मेरा द हिंदू एडिटोरियल अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। और ये हमने अभियान चलाया है, ये जो कभी नहीं रुकेगा। समझ आ गया आपको? तो उसी कंडीशन में हमने जो बेसिकली मैगजीन है, जो ये मैगजीन है, इस पे हमने फोकस एक ये वाला एडिटोरियल हमने निकाला जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बात करी गई है, और इसके अलावा एक एडिटोरियल हमने और निकाला है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम एक हिमालयन फ्लड के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा हिमालय फ्लड से रिलेटेड हमें थोड़ी सी चीज़ों को अगर हम बात करें, थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे, और साथ में कहीं ना कहीं हम इसमें इसमें ये वाले कहाँ गया, ये रहा, इसको समझेंगे बस। बाकी सब देखिए कॉम्बेटिंग या कोविड को लेकर हम बहुत कुछ पढ़ ही रहे हैं। इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड, ये भी कोविड के ऊपर ही है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें। वैक्सीन कॉस्ट, ये भी फिट इंडिया मोबाइल ऐप, इसके बारे में आप भी समझ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इवन नैनो टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल्स के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात। मैंने एडिटोरियल पर इसका मतलब आर्टिकल पढ़ा, मुझे कुछ खास नहीं दिखा, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात हुई है और कोई कुछ मतलब कुछ मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ बहुत अच्छे से बातें हुई है। फिर लाइट हाउस प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक है, न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है। ड्रोन पॉलिसी ऑटोमेटिक कवर है। साइंस एजुकेशन, ये सब की सब चीज़ें ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब की सब चीज़ें ऑटोमेटिक कवर हैं। जो चीज़ कवर नहीं हो सकती इन फ्यूचर में वो है न्यूक्लियर पावर, साथ में हिमालयन फ्लड्स, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा आपको बताया जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको जो बेनिफिट होगा। तो ये पहला पार्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कुछ गलतियाँ भी हों तो क्षमा कर दीजिएगा, हम भी प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे हम लोग भी आप लोगों की तरह ही सीख रहे हैं। तो चलिए, इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले देखिए, पहला जो टॉपिक है ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब यहाँ पे वो परमाणु ऊर्जा को लेकर जो है बात करी गई है। आपने सुना होगा यार, परमाणु को लेकर बहुत सारे, अगर परमाणु का टॉपिक है ना, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे आपने चीज़ों को सोचना है, ये टॉपिक कहाँ कहाँ कनेक्ट किया जा सकता है। अगर परमाणु के इतिहास के बारे में बात करी जा रही है तो वो हिस्ट्री से हो जाता है। न्यूक्लियर, वैसे कि अगर हम बात करें एनटीपी, एनपीटी, ये सब चीज़ें ये जीएस पेपर 2 में आ जाती हैं। न्यूक्लियर को लेके, परमाणु को लेके ही जीएस पेपर 3 में भी बात करी जा सकती है। भाई इसकी इकोनॉमिक के एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके वो लाभ हानि क्या हैं। साइंस को लेके भी बात करी जा सकती है, सिक्योरिटी को लेके भी बात करी जा सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी को जीएस पेपर 4 में भी कनेक्ट किया जा सकता है। क्या परमाणु ऊर्जा हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, समझ रहे। ऐसे में भी न्यूक्लियर को जो है डाला जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं डाला जा सकता। तो आप देख रहे हैं एक ही टॉपिक को, यानी कि न्यूक्लियर का जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सभी सेक्शंस में कहीं ना कहीं घुमा सकते हैं। आप समझे मेरी बात को? तो उसी कंडीशन में हमें यहाँ पे ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा है, परमाणु ऊर्जा जो है, तो इस पर हम पूरा का पूरा एक आर्टिकल है। मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मैंने ओवरऑल जब से आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे क्या एक फाइंडिंग मिली, मैंने इस चीज़ को क्या सोचा, हम उस पर भी जो धीरे धीरे बात करेंगे। तो परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन से लेके बात करते हैं। जैसे ऊर्जा आर्थिक विकास का इंजन होता है, डेफिनेटली क्यों नहीं होता भाई। ऊर्जा आपको पता है, ऊर्जा अगर सस्ती होगी तो उतना उसका इंजन तेज चलेगा, ऊर्जा जितनी ज़्यादा महंगी होगी उसका इंजन उतना धीरे चलेगा। क्यों? पेट्रोल प्राइसेस अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली बैंड बच जाएगी, और कम होंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बल्ले बल्ले वाली बात है। तो उसी कंडीशन, जब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधन का उपयोग करना आवश्यक होता है।
ये बात बिल्कुल एक कॉमन परिचय के तौर पे जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ में कहीं ना कहीं मानव विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिर साथ में शहरीकरण, आधुनिकरण, इसके कारण भी सारी की सारी चीज़ें जो हमें हमें मतलब बढ़ती हुई जो है चीज़ें जो है बेसिकली जो है दिखाई देती हैं। वर्तमान में अगर देखें दुनिया भर में खपत ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा की आपूर्ति के लिए दुनिया अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है। यानी कि ये बात हमें एनालिसिस करने को हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन जो हैं अभी भी सबसे बड़ा मेन रोल निभाते हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। आपको पता है ना भारत का मोर देन 50% जो इलेक्ट्रिसिटी हम जो उत्पाद करते हैं वो कहीं ना कहीं आज भी जो है कोल के ऊपर है दोस्तों। अगर हम इस फिगर को थोड़ा एनालिसिस करें, यानी कि अगर हम इस थोड़ा फिगर को एनालिसिस करें तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है, अगर आप इंडिया में पावर कैपेसिटी बाय फूल करते हैं, इंडिया इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये आपको फिगर वहाँ नहीं मिलेगी, ये हमारी तरफ से डेटा डाला गया है। तो आप ये देखेंगे कि कोल में ऑलमोस्ट 55% हमारी डिपेंडेंसी है। अभी देखा होगा कोयला खत्म हो गया, हल्ला मच गया था बीच में, राइट। तो उस कंडीशन में 55% आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं कोल से ही बनाई जाती है। उसके बाद नेचुरल गैसेस से 7% के हिसाब से बनाई जाती है, 1% से कम डीजल से बनाई जाती है, कहीं कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर से सिर्फ मात्र 2% बाद बनाई जाती है, जिस पे आज एक पूरा एडिटोरियल मतलब योजना का जो एडिटोरियल है वो इसी पे बेस रहेगा। फिर हाइड्रो के ऊपर भी अगर बात करें, जल जिसको बोलते हैं, जल शक्ति से भी जो चीज़ें बनाई, अदर्स रिसोर्सेज के अंदर पवन ऊर्जा हो गया, बायो गैस हो गया, ये सब चीज़ हो गया, उससे 24% के हिसाब से जो है बेसिकली हमें जो बनाई जाती है। ये हमारा इंडिया का क्लासिफिकेशन है जून 2020 तक का। हालांकि आंकड़े नए आते चेंजेस रहते हैं, मोटा मोटा बस आप ये समझें कि कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको समझने की बात ये है कि कोल से 55% के हिसाब से ही हमारा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। रिन्यूएबल सोर्सेज से कोल से हमारा 55% है, रिन्यूएबल सोर्सेज से 24% है, जल शक्ति से हमारा 12% के हिसाब से, न्यूक्लियर से सिर्फ 2% के हिसाब से है। ये डेटा आप कहीं पे भी किसी भी तरह से आप जो है बहुत अच्छे से जो कॉट कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस यहाँ पे क्या कहता है, इस चीज़ को समझते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को न्यूक्लियर के ऊपर बात करने से पहले, बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाने से पहले मेरा क्या एनालिसिस है, पहले मैं उस पर चर्चा करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे मैंने एक मिनट अगर देखें तो यहाँ पे मैंने ईयर लिख रखे, मतलब ईयर है ये 1970, 72, 74, 76 ये, और यहाँ पे 2020 है। समझ आ गया? ईयर समझ आ गया? ये मतलब आप ये बोलें एक ये क्वांटिटी है, मतलब कि ट्रिलियंस वॉट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, मतलब आप मतलब न्यूक्लियर को लेके अगर हम बात करें, ये जो भी बात हो रही है बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी को लेके यहाँ पे मतलब की बात हो रही है। अगर थोड़ा एनालिसिस करें ओवर, देखो मैं बहुत बड़ी पिक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी पिक्चर हमारी क्या हो सकती है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को एनालिसिस करें तो देखो वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जो वेस्ट और हमारा जो बेसिकली जो वेस्ट पार्ट और जो हमारा यूरोप पार्ट है, उसमें करीब देखिए न्यूक्लियर की जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी करीब इतनी होती है। देख रहे हैं कितना एक रेशो हमें जो है देखने को मिल रहा है। वहीं ईस्ट यूरोप और रशिया के अंदर करीब इतनी होती है। वहीं साउथ अमेरिका में जरा सी है, ये देख रहे हैं, ये जो डॉटेड है ये साउथ अमेरिका का है ये। वहीं नॉर्थ अमेरिका में न्यूक्लियर से देखो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाए। वहीं एशिया की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कुछ इतना है, और वहीं अगर अफ्रीका की बात करें तो देख रहे हैं ये पीला पीला हल्का सा, ये हल्का सा डॉट, बिल्कुल डॉट, तो ये है। इससे आपको ये एनालिसिस पता चला कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर से एनर्जी आज भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा आपका वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप और साथ में कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका भी आगे, साथ में कनाडा भी, नाम नितिन अरोड़ा है दोस्तों, यूएसए भी आगे और साथ में कनाडा। इसमें हमारा जो है तो ये कहीं ना कहीं आज भी सबसे ज़्यादा फोकस, और ये एशिया में पूरा एशिया का तुर्की से लेके क्या चल रही है, आपको सिंगापुर तक का पूरा, जापान तक का पूरा, अगर बात करें डेलीगेटेड, तो आपको यहाँ पे ये एनालिसिस पता चला जान लगा रहे हैं आज भी मैक्सिमम अगर हम न्यूक्लियर्स की अगर बात करें में आते हैं, हमारा काम से बात करें कि हम अपने आज भी हमें ये ब्रॉड पिक्चर में पता चलता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का भी कर्म कर बड़ा रोल, और साथ में ऊपर वाले आपका ईयू का सबसे बड़ा रोल हमें जो यहाँ पे बेसिकली जो देखा, सिर्फ यहाँ पे अब आंख बंद करके मैंने सर पे कफन बांध, फिर मैंने इसके बाद देखें अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से भी देखें तो यूएस से टॉप पे है न्यूक्लियर करनी है, और डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं चाइना है, फिर फ्रांस है, फिर रशिया है, फिर साउथ कोरिया है, कनाडा है, यूक्रेन है, जर्मनी है, सो ऑन करते करते 4 घंटे पड़े, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा इंडिया है। समझे मेरी बात को? यानी कि आज भी अगर हम न्यूक्लियर से एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, न्यूक्लियर से यानी कि हम अगर हम परमाणु ऊर्जा से अगर हम बिजली की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले पे टॉप है यूएस से, फिर चाइना, फिर फ्रांस, फिर रशिया,
तो ऐसे मतलब चीज़ें सो ऑन जो बेसिकली अगर बात करें तो चीज़ें जो बेसिकली चलती चली जा रही हैं। फिर इसमें एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल फिगर्स के थ्रू ही इससे समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड एनर्जी प्राइजेस ओवर द लास्ट डिके की बात हो रही है। लास्ट डिके मतलब 2009 से लेके 2020 तक के प्राइजेस के लेके बात हो रही है कि प्राइजेस में क्या हमें, क्योंकि देखो चीज़ें प्राइजेस के ऊपर ही होंगी। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, अगर मान लो आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हो, अगर न्यूक्लियर सस्ता है तो देन वी हैव टू गो विद द न्यूक्लियर एनर्जी। भाई अगर परमाणु ऊर्जा से अगर हमें बिजली सस्ती पड़ रही है, जब भी तो हम परमाणु की तरफ बढ़ेंगे ना, परमाणु से बिजली बनाएंगे। अदरवाइज अगर हमें महंगा पड़े तो हम क्यों बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एनालिसिस पता चलता है, सोलर के प्राइसेस पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वहीं इसकी यूनिट अगर देखें, कॉस्टिंग देखें तो 5 रुपये के आसपास, 4 रुपये के आसपास पड़ गई है। वहीं अगर विंड से देखें तो इसके भी प्राइसेस ज़्यादा थे, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट, सोलर और विंड ऑलमोस्ट बराबर हैं। लेकिन वहीं अगर आप न्यूक्लियर के प्राइसेस देखो तो पहले घटे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है। कोल से देखो तो कोल में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हुए हैं, इसी के जैसे गैस में भी कुछ ज़्यादा हालांकि कमियाँ आई हैं, लेकिन कोल स्लाइटली बड़ा है। और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा प्राइजेस का हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चला हमारे देश में अगर हम न्यूक्लियर को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव इतना नहीं रहेगा, रदर देन अगर हम सोलर को बढ़ाएं और हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएं। एक तो हमें ये योजना के अंदर कंक्लूजन निकलता है कि हमें न्यूक्लियर ठीक है करना चाहिए, हम मना नहीं करते, कुछ पार्ट उसका हमें एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन हमें मैक्सिमम हमें विंड पे यानी कि पवन ऊर्जा पे और साथ में हमें सौर्य ऊर्जा पे हमें सबसे ज़्यादा जो बेसिकली हमें जो फोकस करना चाहिए। ये चीज़ समझ आई? आई होप आपको एनालिसिस समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम इंडिया के स्ट्रक्चर की एनर्जी को समझें, क्योंकि ये चीज़ समझनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, तो आपको ये समझ आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय सोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग 2019-2020 का डेटा मिला है मुझे, तो हमें ये पता चलता है थर्मल यानी कि ये वाला पोर्शन आज भी, यानी कि कोल वाला जो पार्ट है अगर हम देखें तो आज भी हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट जो हमें जो है बेसिकली थर्मल का ही देखने को मिलता है, जो अप्रॉक्स ये इसके हिसाब से जो है चीज़ें थर्मल के अंदर आपका कोल भी आ जाता है, आपका अगर हम बात करें पेट्रोलियम भी आ जाता है, आपका डीजल भी आ जाता है, तो सो ऑन आपका अगर बात करें गैस भी आ जाता है। तो ये सब थर्मल में हमें जो है बेसिकली देखने को मिलता है। वहीं अगर हम हाइड्रो और विंड की देखें, विंड 4%, हाइड्रो 11%, न्यूक्लियर 3% के आसपास और सोलर कुछ इतना है। तो अगर आप इसको सीक्वेंस में बनाएं, ध्यान से समझना, यहाँ से यूपीएससी बेसिक से एमसीक्यू निकाल सकता है, वो आपको बोल देगा रैंकिंग बनाएं, यानी कि घटते गर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें पता चला कि थर्मल से निकलती है। थर्मल में आपका कोल हो गया मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड पे आती है एनर्जी वो आती है हाइड्रो की, यानी कि जल शक्ति आती है। तीसरे पे हमारी आती है अगर बात करें विंड की, चौथे पे आती है हमारी सोलर की और पांचवें पे आती है हमारी न्यूक्लियर की। तो ये प्रोसेस आपको जो है समझना पड़ेगा। यहाँ से एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है यूपीएससी के बिहाफ से, ठीक है। ये समझ आ गया? तो ये चीज़ें मुझे समझानी थी क्योंकि यही बेसिक है और इसी बेसिक से आपको आगे जो है बेसिकली आपको जो है मैं चीज़ों को जो है लेके चलूँगा। चलिए, तो परमाणु ऊर्जा की दोस्तों अगर बात करें तो क्या होता है, देखो परमाणु ऊर्जा कुछ नहीं, ये जैसे एक फिगर को याद रखो, परमाणु ऊर्जा लिया, इसको स्प्लिट किया, ठीक है। यहाँ से आपको जब ये आपस में मिलते हैं तो एक एनर्जी निकलती है जिससे फिर पानी से टरबाइन चलाया जाता है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है, टेक्निकली नहीं जा रहा कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या होता है, ब्लैक हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, जस्ट मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो उसमें किसी परमाणु के नाभिकीय की ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि जो परमाणु यूरेनियम्स जो होते हैं, यूरेनियम्स के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, तो उसमें नाभिकीय की ऊर्जा को जब परमाणु ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में 2 प्रकार के कण होते हैं, यानी कि अगर कोई परमाणु ऊर्जा में 2 प्रकार के केंद्र होते हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक आपका होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। जब ये आपस में जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को ही परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब ये स्प्लिट्स होते हैं तो उसमें से मतलब आपके जो अगर बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं, तो इससे फिर चीज़ें जो चलती रहती हैं और हीट वाटर से फिर स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से फिर अगर हम बात करें तो ये चीज़ चलती है। तो मतलब प्रोसेस बेसिकली यही होता है। और परमाणु एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाई जा सकती है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
आप 1 किलो परमाणु ऊर्जा से बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर टेक्निकल बिहाफ पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं एक बेसिक कंसेप्ट जो हमारा एनर्जी को लेकर जो टॉपिक मैं उस पर ही मतलब रहूँगा। देखो भारत में परमाणु ऊर्जा की बात करें तो देखो भाई 2024 तक 14.6 यानी कि 2024 तक बेसिकली बात करें 14.6 यहाँ पे बिजली उत्पादन करने का जो है बेसिकली अगर बात करें लक्ष्य रखा गया। और वहीं 2032 तक अगर बात करें तो कुछ 33 गीगावाट, यानी कि दिल्ली जैसी सिटी के लिए मान के चलें लाइक 6 to 7 गीगावाट की ज़रूरत पड़ती है दिल्ली जैसी सिटी के लिए। एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली जैसी सिटी के लिए। तो उस कंडीशन में 2032 तक अगर बात करें तो ये मान के चलें कि 63 गीगावाट की जो हमें मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिकली जो ज़रूरत पड़ेगी। भारत का लक्ष्य यह है कि 2050 तक देश में 25% बिजली में उत्पादन परमाणु ऊर्जा का योगदान हो। मतलब कि अगर हम इनके डॉक्यूमेंट्स को देखें इंडियन के तो ये बताता है कि 2050 तक 25% जो एनर्जी है वो जो है कम से कम जो परमाणु ऊर्जा से जो बेसिकली जो है करनी चाहिए। हालांकि इतने प्रकार के बिलियन टन्स का हमारे पास रिजर्व है परमाणु ऊर्जा का, जिसमें अधिकांश अगर हम बात करें पूर्वी राज्य में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। हालांकि केरला के तटों पे भी वो चीज़ें मिलती है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, हम उसकी नहीं बात करें। जो मोटा अगर बात करें परमाणु ऊर्जा के भंडार में तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल जो हमें देखने को मिलता है। विश्व में अगर हम कंपेयर करें चीज़ों को तो उसमें हमें यह पता चलता है कि वास्तव में विश्व के 16 देश 1/4 बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 16 देश 1/4 बिजली का उत्पादन, यानी कि इसमें से कुछ 16 देश ऐसे हैं जिनमें से 1/4 बिजली पर जो है अगर हम बात करें तो बेसिकली निर्भर करते हैं, जिसके अंदर फ्रांस अपनी ऊर्जा का 3/4 हिस्सा परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं फ्रांस जो है अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी का 3/4 यानी कि 75% जो इसकी बिजली होती है वो देखें तो कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा से जो है बेसिकली जो निकल के आती है। वहीं लेकिन बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आपके यूक्रेन आदि जो देश हैं कहीं ना कहीं कम से कम यही लोग भी 1/3 बिजली का जो बेसिकली अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा के ऊपर जो है बेसिकली निर्भर करते हैं। चीन के 23% परमाणु ऊर्जा उत्पादन के कारण वैश्विक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में लगभग 2016 से लेके में 1.6 की बढ़ोतरी करी गई और विद्युत उत्पादन परमाणु ऊर्जा का योगदान कुछ इतना रहा है। यानी कि चाइना में भी अगर मान के चलें 10.5% जो है लाइक परमाणु ऊर्जा का जो बेसिकली जो है योगदान होता है। रूस और अमेरिका ने हालांकि 2016 में अपने परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिए गए थे, जबकि स्वीडन और दक्षिण कोरिया दोनों देशों ने अपने पुराने परमाणु रिएक्टर को 2017 के आरंभ में ही बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कंट्रास्ट में कि मतलब जो रूस और अमेरिका ये अब थोड़ा परमाणु शक्ति को कम कर रहे हैं और विंड और सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के जैसे स्वीडन और दक्षिण कोरिया लोग भी ऐसे हैं जो परमाणु रिएक्टर्स को बंद कर रहे हैं और वो विंड और सोलर एनर्जी की तरफ जो बेसिकली हम बात करते हैं ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे ये कहता है थोड़ा सा, अब देखो दोस्तों ये अगर हम बात करें थोड़ा सा इस चीज़ को देखें तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये बेसिकली रिजर्व्स हैं, ये यूरेनियम के रिजर्व, क्योंकि आपको पता है यूरेनियम जो है उसी को मतलब इसी से बिजली बनती है। तो ये अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो आपको ये पता चलेगा। रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 29% जो है यूरेनियम का रिजर्व है। उसके बाद अगर हम देखें तो कजाकिस्तान के अंदर आता है, फिर उसके बाद देखें तो कनाडा के अंदर आता है, फिर रशिया के अंदर आता है, साउथ अफ्रीका के अंदर, चाइना के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, नाइजर के अंदर, नामीबिया के अंदर, अदर कंट्री का कुछ 15% के हिसाब से रिजर्व देखने को मिलता है। वहीं इसके प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यूरेनियम माइनिंग प्रोडक्शन 2012 का डेटा हमारे पास, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो माइनिंग होती है वो कजाकिस्तान में करी जाती है, फिर साथ में कनाडा में करी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में करी जाती है, नाइजर के ईस्ट में, नामिबिया के, रशिया में, ये सारे का डेटा आपको जो किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। कल को न्यूक्लियर को लेकर चीज़ें अगर आ गई तो आप बेसिकली इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से जो है लिख सकते हैं। फिर ऊर्जा सुरक्षा और भारत का मतलब देखें तो क्या योगदान हमें जो थोड़ा सा देखने को मिलता है। ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ को समझते हैं पहले। इसमें यह होता है किफ़ायती कीमत पर विभिन्न रूपों में प्राप्त ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता। यानी कि ऊर्जा सुरक्षा मतलब ये होता है कि ऐसी ऊर्जा जो भविष्य में कभी समाप्त ना होने वाली हो, तो उसको बेसिकली हम ऊर्जा सुरक्षा के नाम से जानते हैं। यदि ऊर्जा को सतत विकास में योगदान देना है तो यह स्थितियां लंबे समय तक जो बेसिकली बनी रह सकती हैं, क्योंकि अगर हमें विकास करना है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का बहुत बड़ा एक अहम रोल जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भारत विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और वर्तमान में काफ़ी हद तक ईंधन के रूप में आयात पर भी निर्भर है। जिस तरह से हम आज के समय क्रूड ऑयल, कच्चा तेल को जो है लाइक पश्चिमी जो एशिया से जो अगर हम बात करें तो हम जो है लाइक वेस्ट एशिया से जो हम करते हैं, तो उसी के कहीं ना कहीं जिसके कारण भी न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। फिर भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख ईंधन कोयला 55% के आसपास है, जिसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर उत्पादित
जो बेसिकली अगर हम बात करें तो किया जाता है। परमाणु ऊर्जा लगभग 3% के आसपास है। नवीनीकरण ऊर्जा करीब जो है अगर बात करें तो 20% के आसपास हमें जो है डेटा हमें जो है देखने को मिलता है। और हालांकि नवीनीकरण ऊर्जा में भारत ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रहा है, तो ये एक कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी काबिल तारीफ वाली बात है। आपने देखा होगा गाँव में भी, लाइक गाँव के अंदर भी अब जो है जो खंभों पर जो लाइट लगी रहती है वो सोलर से कनेक्टेड होती है और सोलर ऊर्जा के थ्रू उसको जो है बेसिकली जो है एनर्जी जो है बेसिकली देती रहती है। तो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत में ऊर्जा की मांग और ऊर्जा आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी भारत की योजना सालाना 8% आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए, जिसका अर्थ है कि बिजली की मांग हमेशा डेफिनेटली उस हिसाब से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कि अगर भारत 8% की विकास दर की अगर मांग करता है, यानी कि बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसमें ऊर्जा की जरूरतें काफ़ी ज़्यादा जो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। फिर नेक्स्ट चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भारत के पास एक अति महत्वाकांक्षी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, जिससे अपेक्षा है कि 2024 तक ये 14.6 गीगावाट की बिजली का उत्पादन करेगा, जबकि 2032 तक इससे मतलब इस चीज़ से जो है बेसिकली उत्पादन करेगा, जिसमें हमने ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक बता दी गई हैं। और भारत के पास 5 बिजली ग्रिड हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी ये सारी चीज़ें हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं, ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से जो है बेसिकली देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों को और आगे लेके चलते हैं। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हम आगे बढ़े तो ये पता चलता है कि देखो हमारे देश के अंदर अगर हम देखें तो परमाणु रिएक्टर्स कुछ हमारे सेस्मिक जोन्स में भी डिवाइडेड है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कंसर्न हमें ये भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, लेकिन सेस्मिक जोन्स का मतलब ये होता है कि हमारे जो भारत के मतलब अगर हम बात करें भूकंप क्षेत्र भी कुछ हमें चीज़ें देखने को मिलती है। अगर नोटिस करें तो आपको ये समझ आएगा कि मोस्ट प्रोन एरियाज मतलब हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ये वाले एरिया और ये सबसे ज़्यादा एरियाज जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरा उसके बाद अगर हम जोन 4 की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं जिसके अंदर आपका नरोरा का यूपी भी आता है, जिसमें हमारे और भी ये जैतवापुर ये भी आता है, फिर आपका हरीपुर आता है। तो ये कहीं ना कहीं सिक्समी जोन पे जो हमें जो देखने को मिलते हैं। सिक्समी जोन में ये होता है कि दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके अंदर रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि हमारे देश के अंदर कुछ इतने प्रकार के आप देखें तो ये हमारे न्यूक्लियर स्टेशंस हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर से जो अगर बात करें तो बिजली जो है बेसिकली अगर बात करें तो बनाई जाती है। तो इनको आप अपने फिगर्स के ऊपर जो आप इसको देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा के जो दोस्तों हमें जो लाभ हमें मतलब क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो उस चीज़ पर हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट। देखिए अगर बात करें पहली बात, देखो पहला लाभ तो यार यही होता है कि इससे काफ़ी गुना जो है काफ़ी मल्टीपल एनर्जी जो हमें जो बेसिकली जो बनाई जा सकती है, यानी कि 1 करोड़ गुना अधिक। अगर बात करें कोयले के कंपेयर में देखें, अगर हम कोयले के कंपेयर में देखें जितना हमें कोयला चाहिए होता है, उससे अगर मान लो 1 किलो कोयला अगर मान लो इतनी बिजली बनती है, तो उतनी ही बिजली मतलब मैं ऐसे समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 1 करोड़ कोयले से जितनी बिजली बनाई जाती है उतना ही 1 किलोग्राम से जो बिजली बनाई 1 किलो मतलब कि यूरेनियम से जो है बेसिकली अगर बात करें तो बिजली बना ली जा सकती है। फिर दूसरा ये भी पता चलता है कि अनेक विकसित और विकासशील देश परमाणु ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतर कर रहे हैं। दूसरा, परमाणु ऊर्जा बहुत लंबे समय तक हमारी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को जो बेसिकली अगर बात करें तो पूरा किया जा सकता है। और दूसरा, इन अन्य स्रोतों की अपेक्षा में थोड़ा कम खर्च भी जो है इसमें हमें जो है देखने को मिलता है। फिर परमाणु ऊर्जा कम मात्रा में ही हरित गैसों की जो उत्पन्न भी करता है, मतलब काफ़ी कम मात्रा में जो इसमें अगर बात करें जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसको जो है काफ़ी कम मात्रा में ही जो बेसिकली अगर बात करें तो हमें चाहिए होती हैं। फिर इसकी हानि पे देखें तो देखो इनकी हानि बहुत प्रकार की होती है दोस्तों। आप ये बात करें, देखो पहली बात तो मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि देखो जैसे कि फुकुशिमा परमाणु जब आपने देखा होगा जब वो सुनामी आई थी, तो उसमें आपको ये पता चला था कि उनके परमाणु रिएक्टर ढह गए थे, रेडिएशन निकल गया था। रेडिएशन का ये होता है कि आप मान के चलें कि रेडिएशन कुछ मतलब काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहते हैं, जिससे बच्चे जो अपंग होते हैं, त्वचा पे भी कैंसर आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इसका एक बहुत बड़ा कारण हमें जो देखने को मिलता है। दूसरा कारण हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें काफ़ी प्रकार की जो हानि हमें जो है देखने को मिलती है कि इसमें हमें उच्च लागत चाहिए। उच्च लागत के साथ साथ हमें इसमें उच्च प्रौद्योगिकी चाहिए, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इसमें चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गली का आदमी वो बैठ के क्या नाम है परमाणु ऊर्जा को हैंडल कर ले, तो ऐसी भी बात नहीं है। और इसमें साथ में हमें उच्च हाई क्लास लेबर भी चाहिए, मतलब हाई क्लास मतलब वाइट कॉलर वाले जो हमें बहुत बड़े जो काफ़ी ज़्यादा लोग भी चाहिए होते हैं, जो बेसिकली इंडिया में थोड़े कम मात्रा में जो मतलब आप बोले तो काफ़ी
कम जिनकी तादाद हमें जो है देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें जो बाहर से ही ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में स्पेशलिस्ट को जो है बेसिकली बनाया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यूरेनियम होता है वो भारत के अंदर काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके लिए हमें बेसिकली कजाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमें इनके ऊपर डिपेंड ज़्यादा रहना पड़ता है। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी तक हमने एनपीटी पे जो साइन नहीं किए गए हैं, तो एनपीटी पे जब साइन नहीं किए गए हैं तो उससे फिर ये दिक्कतें आती है कि हमें कोई यूरेनियम मतलब कि जल्दी नहीं देता है। हालांकि भारत अपनी डिप्लोमेसी से यूरेनियम ले लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ऑफिशियल तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं लोग जो देश होते हैं वो हालांकि जो हमें हिचकते हैं। दूसरा, जब प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उसमें भी एक खतरा जो है सबसे ज़्यादा जो है, अगर बात करें न्यूक्लियर को लेकर, सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली बना रहता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जादूगुड़ा हो गया, तारापुर हो गया, रावत भाटा हो गया, कल का आपका ये कल्पकम हो गया आदि, जहां भारत के मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहां के नज़दीकी गांव और बस्तियों में रहने वाले लोगों में अनेक रेडियोधर्मिक से जुड़ी बीमारियों का फैलना साबित करता है कि परमाणु विकिरण का असर काफ़ी खतरनाक जो है देखने वाला। ये जो चीज़ें आई हैं ये बेसिकली रिसर्च पेपर से जो है बेसिकली हमें अगर बात करें तो निकल के आई हैं, और इसमें भी हमें इस तरह के जो हानियाँ जो हमें देखने को मिलती हैं। और दूसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ। जब आपको पता है कि परमाणु तो चलो ठीक है, मान लो धमाका हुआ, ठीक है, चीज़ें शांत होगी, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, जो उसका प्रभाव होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक रेडियो एक्टिव पदार्थ के तौर पे जो है हमें जो है देखने को मिलता है। जो परमाणु जो वेस्ट होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, इसे मैं जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। फिर लागत के बारे में बात करी गई है, तो ये एक तरह से बहुत मुश्किल जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर और दूसरी बात अगर हम देखें तो अब जब चीज़ें जैसे कि जो रेडियो एक्टिव कचरे को डंप करना बड़ा मुश्किल होता है, यानी कि जब रेडियो एक्टिव जो पदार्थ कि जो कचरा होता है उसको अच्छी जगह, सही जगह, ठिकाने पे लगाना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू जो हमें देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक समस्या मतलब कि हमें जो है देखने को मिलती है। फिर जैसे कि 1986 के अंदर आपका चेरनोबिल की दुर्घटना में 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हजारों वर्षों तक रहने योग्य नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन हो गया था, जिसके रिसाव के कारण काफ़ी मतलब 1.25 वर्ग किलोमीटर ज़मीन परमाणु विकिरण के भीषण असर से ग्रस्त थी, और ये बहुत बड़ी तादाद जो हमें जो बेसिकली देखें तो हमें देखने को मिलती है। फिर फुकुशिमा के हादसे के बाद से दुनिया के तमाम देशों ने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित कर उन पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया था। इसी की जैसे और भी अगर बात करें तो जैसे खुद अमेरिका में 1976 के बाद से कोई भी नया परमाणु संयंत्र जो है अगर बात करें तो बेसिकली नहीं लगाया गया है। और परमाणु ईंधन को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उस पर लगातार छोड़ा जाता है। ये परमाणु प्रदूषित हो जाता है और इसका प्रभाव भी जानलेवा हो सकता है। देखो क्या होता है, जब इसको ठंडा रखने के लिए हमें कूलेंट की आवश्यकता है, तो कूलेंट के लिए हमें पानी छोड़ना होता है, तो जो ये पानी जो होता है ये फिर डायरेक्ट समुद्र में छोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं रेडिएशन जो होते हैं वो पानी के अंदर भी चले जाते हैं, फिर वो मछलियाँ खाते हैं, मछलियाँ हम जैसे लोग खाते हैं, फिर हमारे अंदर भी रेडिएशन आ जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिकली अगर बात करें तो इससे हमें काफ़ी प्रकार की जो हमें हानि हमें देखने को मिलती है। फिर इसी आर्टिकल को हमने दूसरे एंगल से भी कनेक्ट किया, हालांकि ये आर्टिकल यहीं पे कनेक्ट था, लेकिन फोकस रखना था, तो इसलिए हमने फिर स्वच्छ ऊर्जा विकल्प की ओर भी हमने बढ़ने की कोशिश करी। तो इस पार्ट में दोस्तों हमें ये समझ आता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे सोर्सेज की आवश्यकता होगी जो हमें स्वच्छ ऊर्जा विकल्प की तरफ हमें जो बेसिकली जो हमें बढ़ना चाहिए। उसमें हमें ये पता चलता है कि 1970 के दशक में पर्यावरण ने पारंपरिक ईंधन स्रोतों से हमारी निर्भरता को कम करने, उसको प्रतिस्थापन के रूप में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना यहाँ से शुरू कर दिया था। यानी कि 1970 से क्रांति लानी स्टार्ट कर दी गई थी कि यार हमें कॉल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ जो सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली अगर बात करें तो फोकस करना चाहिए। अगर 21वीं शताब्दी में देखें तो करीब 20% के आसपास नवीनीकरण ऊर्जा से जो हमें अगर बात करें तो हमें एनर्जी जो है आज के समय प्राप्त हमें जो है देखने को मिल रही है। और हालांकि अभी भी भारत जो है कोल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है डिपेंड हमें जो देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा से प्राप्त होने वाले करीब 25% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि हमने लास्ट 3 ईयर्स में हमें ये देखने को मिला है कि 25% के आसपास जो सबसे ज़्यादा जो है हमें नवीनीकरण ऊर्जा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस्ड हमें चीज़ें जो है देखने को सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिली हैं। फिर वैश्विक ऊर्जा, अगर वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में 16% और सौर ऊर्जा में 30% की हमें वृद्धि प्राप्त हुई है। ये हमारे योजना के जो है डेटा हमें जो है हमें यहाँ से जो देखने को मिलता है। और वैश्विक विद्युत उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान करीब 62, ये आप जो है बेसिकली जो है मेंस के कॉर्ट्स में जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है लिख सकते हैं। फिर क्या है नवीनीकरण ऊर्जा? नवीनीकरण ऊर्जा दोस्तों वो ऊर्जा होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जैव ऊर्जा हो गया, जल शक्ति ऊर्जा हो गया, बायोमास के विभिन्न प्रकार को शामिल इसमें जो किया जाता है। ये वैसी ऊर्जा होती है जो जल्दी मतलब कि ये बेसिकली नवीनीकरण ऊर्जा पे, जैसे बायोमास है वो नवीनीकरण चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, तो इसलिए इसको भी एक तरह से नवीनीकरण की कैटेगरी में जो रखा जाता है। ये ऊर्जा जो भविष्य में जो समाप्त ना होने वाली ऊर्जा को ही अगर हम बात करें तो मतलब इनको जो है नवीनीकरण ऊर्जा के तौर पर जो है देखा जाता है। ठीक है,
फिर नवीकरण ऊर्जा बेहतर विकल्प क्यों होता है? देखो पहली बात तो इसकी लागत, आज के समय अगर हम देखें तो लागत बहुत कम है। दूसरी, अगर हम बात करें इजी अवेलेबल है, फ्री है। अब ये सूर्य ऊर्जा का कोई चार्ज लगता है क्या? भाई जितना घर पे आएगा उतना ही तो आएगा। पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, तो इसकी जो लागत एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। दूसरा इजी टू यूज़ है, दूसरा इजी टू एक्सेस है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें अगर हम बात करें इससे बेहतर विकल्प है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि हम अपने जो हमारे पास कोल पेट्रोल है जो भी है, हम इसको जो है काफ़ी दिनों तक सेव करके रख सकते हैं और कुछ ही लिमिटेड कामों तक ही जो हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें आर्मी के अंदर हो गया, ये हो गया, तो जिसके कारण। और दूसरा, नवीकरण ऊर्जा का ग्रीन हाउस पे इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ना के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट है, जिससे कि जिससे कि अभी COP16 हुआ था, तो उसमें उसका भी अहम रोल हो सकता है कि अगर जब ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलेंगी तो आने वाले 100 साल के अंदर पृथ्वी ऑटोमेटिक उसी राह पे आ जाएगी। आपको पता है, एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था एक इंटरनेशनल वेबसाइट पे, तो उसमें यह बोला गया था कि अगर हम अपनी अगर 100 साल तक अगर हम कोई पर्यावरण पोल्यूशन ना करें तो एटमॉस्फेयर 100 साल के अंदर उसको एडजस्ट कर लेगा। और जैसे हम 1700-1600 ईस्वी में रहते थे, सेम वैसी ही स्थिति में आ जाएंगे। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है, जब लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा था 2 महीने के अंदर गंगा यमुना बिल्कुल साफ़ हो गई थी। इवन आगरा साइड जाके भी साफ, क्यों? लॉकडाउन हो गया था। तो उसी के जैसे 100 साल तो दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें जो है देखने को मिल सकता है। फिर ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसमें और तो कुछ खास नहीं। बाकी मैंने मोटा मोटा आपको दूसरा, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी इजी एक्सेस है, जैसे कि आप कहीं देखें तो कहीं बिजली खंभे हैं, कहीं नहीं है। लेकिन सौर ऊर्जा पे अगर नवीकरण ऊर्जा पे चलेंगे तो दूर दराज क्षेत्रों में भी काफ़ी चीज़ें जो बेसिकली अगर बात करें तो शामिल करी जा सकती हैं। फिर भारत में नवीकरण ऊर्जा की स्थिति के बारे में अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर जो है आधारित यहाँ पे जो हमें जो है देखने को मिलेगी। साथ ही ये भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा स्थापित यहाँ पे की जाएगी। और साथ में सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगा, छोटी पन बिजली योजना से 5 गीगावाट की क्षमता जो है बेसिकली यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो हमें प्राप्त करी जाएगी। फिर इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के साथ साथ ही भारत को विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन कगार में शामिल हो जाएगा, और यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे जो है अगर बात करें तो निकल जाएगा। फिर साथ में 2018 में देश की कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा कुछ इतनी थी और नाभिकीय ऊर्जा कुछ इतनी थी, पंडित योजना इतनी थी और नवीकरण ऊर्जा कुछ हमारी जो है इतनी थी। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय भी जो बेसिकली जो गठित किया गया है। साथ में राष्ट्रीय पवन सौर ऊर्जा नीति 2018 के अनुसार पवन और सौर ऊर्जा के वर्तमान लक्ष्य 80 गीगावाट के वर्ष 2022 के दुगने से भी ज़्यादा अर्थात 225 गीगावाट तक लक्ष्य जो रखा गया है। यानी कि 2000 अगर हम 22 तक अगर हम बात करें तो 2025 गीगावाट का जो है लक्ष्य जो है बेसिकली पवन और सिर्फ जो बिजली से ही पवन और सिर्फ जो है सूर्य से ही जो है बेसिकली जो है रखा गया है। तो सच में ये एक बहुत बड़ा अगर हम बात करें तो डायमेंशन जो हमें अगर हम देखें तो हमें बहुत बड़ा डायमेंशन जो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि देखो भारत सरकार को भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नवीकरण ऊर्जा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ें लिमिटेड हैं। जीवाश्म ईंधन से तो पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दूसरा मीथेन निकलते हैं, जिससे हमें पर्यावरण के ऊपर भी काफ़ी खतरा होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि नवीकरण ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। हालांकि जितना फोकस करेंगे उतना फ़ायदा होगा, पर इसमें भी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं। जैसे कि सोलर पैनल जब आप बनाते हैं दोस्तों तो उसकी जो पैनल की जो शीट्स होती हैं उसका बेसिकली कच्चा माल जो है चाइना के रिजर्व में ज़्यादा है। 99% अगर बात करें तो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं जिससे कि सोलर पैनल्स भी बनाए जाते हैं। तो हमें इसको भी एक तोड़ हमें कुछ निकालना होगा ताकि सोलर पैनल भी हमारे स्वदेशी बने और जिससे कि इसकी लागत जो है बहुत ज़्यादा सस्ती आ सके। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें अगर हम वो बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो हमें जो है फ़ायदा होने कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फिर नवीकरण ऊर्जा विकल्प लोकप्रिय क्यों नहीं है, इसके चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि नवीकरण ऊर्जा विकल्पों में प्रौद्योगिकी काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है, ठीक है, फिर भी वे लोकप्रिय नहीं बन पा रहे हैं। जैसे सौर पैनल, पवन टर्बाइंस, ये नवीकरण ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन करने में ही किया जा रहा है। कि क्यों ना हम कुछ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, देखो सोचने में क्या जा रहा है, इनोवेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या हम कार के ऊपर सोलर पैनल नहीं लगा सकते कि कोई एक ऐसी कार निकले जो सोलर से चले।
जितनी एनर्जी है वो एक सिस्टम लगा दिया जाए कि एनर्जी से चले और कार उस पर कुछ किलोमीटर तक या कुछ चल सकती है। या जब हम इलेक्ट्रिक कारें निकाल रहे हैं, बैटरी से कारें निकाल रहे हैं, क्या हम सोलर कारें नहीं निकाल सकते? ठीक है, साइंस बच्चा है अभी इस कंडीशन में, साइंस को भी और डेवलपमेंट करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, पर कुछ स्टार्टअप इस चीज़ को भी फोकस कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें निकालें। यानी कि देखो, अब जरूरी है कि कार के ऊपर एक लेयर कुछ इस तरह से चीज़ें बनाई जाएं जिससे कि उसकी छत के ऊपर से इतने हैवी मतलब सोलर पैनल्स लगाए जाएं ताकि एक इतनी पावर जनरेट कर सके ताकि मतलब कार भी जो 100 से 150 किलोमीटर तक सफ़र कर सके, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो उसको हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ज़ीरो मतलब नेट अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। तो इससे फिर क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा। साथ में ये भी पता चलता है कि साथ ही लोगों ने नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर जागरूकता का अभी भी काफ़ी ज़्यादा अभाव है, जिससे उपलब्ध क्षमता के बावजूद नवीनीकरण ऊर्जा का दोहन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है हमें कम देखने को मिलता है। लोग इन विकल्पों पर विश्वास ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि बरसों से परंपरागत ऊर्जा का ही उन पर सबसे ज़्यादा एक आदत पड़ी हुई है। तो और साथ में कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव भी हुआ है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक कारें आज के समय काफ़ी महंगी है। इसकी कॉस्ट की बात करें, जैसे कि टाटा नेक्सॉन है वो कुछ 14 लाख की है, वहीं टाटा नेक्सॉन की डीजल वाली गाड़ी है वो कुछ 8 लाख की है, 9 लाख की है। तो देख रहे हैं 14 लाख 9 लाख 5 लाख का डिफरेंस हो गया। तो एक तो लागत भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा फिर आदमी क्या बोलेगा इलेक्ट्रिक कार छोड़ यार, डीजल वाली या फिर पेट्रोल वाली कार ले ले, सस्ती भी है और साथ में ट्रस्टेबल चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं एक इसकी तरफ भी जो है बड़ा ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है। फिर चूंकि नवीनीकरण ऊर्जा की मात्रा में अचानक परिवर्तन हो सकता है, अतः यह भी संभव है कि मांग और आवश्यकता के समग्र इसकी उपलब्धता उत्पादन को प्रभावित भी जो बेसिकली कर सकती है। अतः इसकी विश्वसनीय आपूर्ति न होने के कारण नवीनीकरण ऊर्जा की व्यवहारिक सुविधा को लेकर भी आशंका जो है बेसिकली जो है बनी रहती है। जैसे कि किसी भी नई तकनीक की शुरुआत के साथ होता है, वह नवीनीकरण ऊर्जा विकल्पों के साथ भी जो जैसा कि हो रहा है। इनकी वास्तविक क्षमता और नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के तौर पर इसकी विश्वसनीयता को लेकर भी प्रश्न जो बेसिकली लगना जो है स्वाभाविक हमें जो देखने को मिलते हैं। फिर साथ में अगर हम बात करें पिछले कुछ दशक में विश्व की निरंतर बढ़ रही औसत जनसंख्या, आधुनिक तकनीकी विकास और विद्युतीकरण में बढ़ती दर के कारण विश्व स्तर पर ऊर्जा की मांग भी काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो हमें देखने को मिली है। साथ में पर्यावरण विशेषज्ञों का विश्वास है कि इस मांग को नवीनीकरण ऊर्जा के विभिन्न विकल्पों के माध्यम से पूरा जो है बेसिकली जो है किया जा सकता है। और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन के बढ़ते खर्च पर नियंत्रण, विश्वव्यापी ऊष्मा और अम्लीय वर्षा और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अब नवीनीकरण ऊर्जा के भविष्य का ही एकमात्र विकल्प जो है बेसिकली रह गया है। तो यही एक रीज़न है कि नवीनीकरण ऊर्जा ही विश्व का एकमात्र विकल्प क्यों है, क्योंकि पहली बात एक तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है, दूसरा अगर हम बात करें तो विश्व की जो जनसंख्या को अभी भी अब हमें नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसके जो स्रोत हैं वो इन्फिनिटी हैं, जो कभी ख़त्म ना होने वाले हैं। यही एक रीज़न है कि नवीनीकरण ऊर्जा जो है भविष्य का एकमात्र जो विकल्प के तौर पर जो हमें देखने को मिलता है। आगे के रास्ते के तौर पर देखें अगर थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो हमें ये पता चलता है कि विश्व में सौर ऊर्जा से लेकर समुद्र तटीय क्षेत्रों में पवन और जल ऊर्जा के विस्तार के साथ साथ भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन द्वारा दुनिया की अधिकतम बिजली की जरूरतों को भी जो पूरा किया जा सकता है। तो हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के अलावा भूतापीय के विद्युत के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके लिए नवीनीकरण ऊर्जा के बढ़ते पैमानों पर उपयोग के साथ साथ इसकी भंडारण क्षमता में शक्तिकरण की आवश्यकता होगी। और कहीं ना कहीं नवीनीकरण ऊर्जा को स्वेच्छा से अपनाने के लिए लोगों को भावनात्मक और सामाजिक तौर पर भी जुड़ना होगा और इनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन पर अधिक नियंत्रण और इनका बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित यहाँ पे जो बेसिकली करना होगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा से हमें काफ़ी फ़ायदा है, हमारी विन विन सिचुएशंस होगी। तो इसलिए हम सभी लोगों को जो है मतलब कि अगर बात करें तो सोलर ऊर्जा के ऊपर भी सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। एज़ कम्पेयर अगर मेरा एनालिसिस बात करें तो क्या मुझे न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे सोलर की तरफ जाना चाहिए, तो मैं इसमें बोलूँगा कि हाँ, हमें थोड़ा सा न्यूक्लियर की तरफ भी जाना चाहिए, जिससे कि हमें टेक्नोलॉजी को लेके हम बात कर सकते हैं। और दूसरा हमें सोलर और अगर बात करें पवन ऊर्जा की तरफ भी ज़्यादा जाना चाहिए। क्योंकि ठीक है, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री में है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे सूर्य नहीं निकलता है, तो वहाँ पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हमें हो सकती है। तो वाद विवाद में ये है कि दोनों ही एनर्जियाँ अपने लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखती हैं। हम सरासर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं नकार सकते, उसकी भी हमें ज़रूरत है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो हमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरत है।
तो ये था आज का बेसिकली एक एडिटोरियल बोल सकते हैं या फिर योजना का डिस्कशन। आई होप, मैं आशा यही करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और साथ में ये भी बोलूँगा कि आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ताकि हम आपको और ऐसी की ऐसी वीडियोस फ्री में ला सकें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें, ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसा आपको समझ आए। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग छोर तैयारी में जो लगे हैं, फिर लगने जा रहे हैं, उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नितिन अरोड़ा है। दोस्तों, हमारी योजना की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमारा जो है 3rd पार्ट चलेगा आज। और पहले की 2 पार्ट हमारी तरफ से अपलोडेड हैं, आप प्लीज़ उनको जाके देख लीजिएगा, तो यू विल गेट टू नो कि क्या चल रही है, क्या स्टोरी है, किस तरह से। हमारे चैनल अरोड़ा IAS अगर हम बात करें डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम को लेके, हम बिल्कुल जान लगा रहे हैं इस बार, और देखते हैं कि रिजल्ट्स कितने पॉजिटिव वे में आते हैं। हमारा काम सिर्फ यहाँ पे यही है कि हम अपने हम अपने कर्मों की तरफ ही बढ़ सकते हैं। हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, फल देना ऊपर वाले के, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, किसी के भी हाथ में है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अब आंख बंद करके, मैंने सर पे कफन बांध के, मैंने बिल्कुल बोल सकता हूँ कि बस मैं स्टार्ट हो गया हूँ। डेली बेसिस पे हमें फ़ाइट करनी है, और डेफिनेटली मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ फाइट करें। देखिए, कभी कभी हो सकता है कि मान के चलें कि आप हो सकता है किसी दिन 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, या फिर किसी दिन ऐसा भी हो सकता होगा कि कभी आपका खाता नहीं खुलता होगा। बट मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि कोई बात नहीं, जो दिन बीत गया उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, आगे की सोचें, कंसिस्टेंसी को बना के रखें, और कहीं कम से कम एटलीस्ट इतना ज़रूर करके रखें 3 से 4 घंटे, अगर बुरा वक्त भी चल रहा, कहीं आप बिज़ी रह गए, तो कम से कम कोशिश करेंगे 3 से 4 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ लें, ताकि अपने मन को समझा सकें कि हाँ, एटलीस्ट आज दिन तो ख़राब नहीं गया, थोड़ी बहुत अपने पढ़ाई ज़रूर करी है। और बस जब आप फ्लो में आ जाए तो कम से कम 8 to 9 आवर्स की स्टडी कम से कम करें। और मैं सिर्फ ये बोलूँगा दोस्तों कि वी आर ह्यूमन, हमारे अप एंड डाउन्स आते हैं। बस आपने एटलीस्ट इतना ज़रूर रखना है कि ऑन एवरेज वीकली बेसिस पे 8 से 9 घंटे आपने ज़रूर देना है। अगर एक दिन ख़राब हो जाए तो उसको कोशिश करें कि अगले दिन कवर करने के लिए। तो अप एंड डाउन्स आते हैं, मूड जो है स्विंग करता है, कभी डीमोटिवेशन, आप क्या नाम है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उसी चीज़ को बस आगे बढ़ते हुए आपने बिल्कुल शिद्दत के साथ आगे बढ़ाई करनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय की बाढ़ का ही हमारा एक आर्टिकल आया था, इसको बहुत ही कंटेस्ट पे मैं लेके गया। मैं इसको सिंप्लिसिटी के साथ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक चीज़ और, जो भी हम ये डिस्कशन करते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम के होते हैं। हिंदी मीडियम का हमें नहीं पता क्या चलता है, हम सिर्फ कंटेंट जो है इंग्लिश मीडियम से निकालते हैं, क्योंकि यूपीएससी भी जो क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश मीडियम से निकालेगा, हिंदी मीडियम से नहीं निकालेगा। तो इसलिए हमारी जो फाइल्स होती हैं, जो भी मैगजीन्स हम जो ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पे, जो भी जैसा भी है, उसको हम इंग्लिश से ही निकालते हैं। हिंदी में हमारा कोई वास्ता दूर दूर तक का नहीं होता। देखिए, हिमालय की बात ये है कि यार देखो, आपने देखा होगा लास्ट के 2 साल में हिमालय में सडनली बाढ़ आ गई। अभी देखो, रिसेंटली देखो, आपने देखा होगा कि अगेन फिर वहाँ पे भी मतलब कि थोड़े बारिश ज़्यादा हो रही, बादल फट जाता है, तो सडनली अर्थव्यवस्था जो होती है तहस नहस हो जाती है। फिर काफ़ी सारी जान माल की हानि होती है। आप सभी ने जो है, अगर हम बात करें तो देखी होगी, इससे काफ़ी लोग विस्थापन होता है। फिर साथ में कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी सारी देखें तो इन्वायरमेंट और साथ में पर्यावरण को लेकर प्रॉब्लम्स हमें जो देखने को मिलती हैं। कुछ रिसर्चर्स तो यही भी कहते हैं कि उत्तराखंड हो गया, हिमालय हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण कुछ इस तरह से हो रहे हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा घर बन रहे हैं, अब बसावट ज़्यादा एरिया आ रहा है, तो जिसके कारण भी ये सारी चीज़ें हो रही। तो अलग अलग रिसर्च पेपर का अलग अलग कहना है। हालांकि योजना कह के गया, हमें उस पर ही सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली फोकस करना है। तो दोस्तों, हमें ये पता चलता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ विश्व की आबादी के 5वें हिस्से की जीवन रेखा। देखो, एक ये बहुत अच्छा फैक्ट मिला। जब भी आपको हिमालय को लेके अगर कभी कोई बात करी जाए, तो यार आप पहली लाइन चेप दो। इवन आप ऐसे में भी ये लाइन रख सकते हो कि भाई, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ विश्व की आबादी के 5वें हिस्से की जीवन रेखा है। 5वां हिस्सा समझ रहे हैं ना, विश्व का। यहाँ पे बात आ रही है विश्व, क्योंकि जरूर नहीं कि हिमालय इंडिया में ही है, हिमालय चाइना में भी है, हिमालय नेपाल में भी है, हिमालय पाकिस्तान में भी है, राइट। तो उस तरह की चीज़ों को देखिए। तो जब आप इस चीज़ को जब काउंटर करेंगे, तो आपका एक आंसर बहुत ज़्यादा बढ़िया तौर पे आपको जो देखने को मिलेगा। साथ में बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण इस क्षेत्र में लगातार आने वाली जो बड़ी बाढ़ विनाशकारी होती जा रही है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो शहरीकरण, आबादी बढ़ रही है, तो जिससे बसाव ज़्यादा हो रहा है। लोग फिर जंगल, पेड़ को काट के वहाँ जाके घर बनाते हैं। आपको पता होगा कि जो पेड़ होते हैं बेसिकली, जो अगर हम बात करें, जो पेड़ होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं जो मिट्टी को जो रोक के रखते हैं। तो जिसके कारण अब जो वहाँ से पेड़ काट दिया जाता है, घर बनाए जाते हैं, तो अगेन फिर बारिश आती है तो सब तहस नहस हो जाता है। पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण ने इस पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली आबादी में नाटकीय रूप से वृद्धि करी गई, और साथ में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो हमारा
IPCC 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये बोला कि उच्च तीव्रता वाले वर्षों की घटनाओं की आवृत्ति में समग्र वृद्धि का संकेत देती है, यानी कि ज़्यादा बारिश आ रही हैं। ये IPCC की 2019 की रिपोर्ट के द्वारा हमें इस चीज़ के बारे में जो है पता चलता है। तो इससे हमें ये भी एक सबक मिलता है कि 2019 की रिपोर्ट से मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए हमें कुछ ऐसी विकास परियोजनाओं को रोकना भी पड़ सकता है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उसी चीज़ को हम डिस्कस अभी आने वाले टाइम में करेंगे। दोस्तों, हिमालय परिस्थिति के लिए खतरा, कि देखिए हिमालय परिस्थिति के लिए खतरे के लिए अगर बात करें तो प्राकृतिक आपदा की तीव्रता और आवृत्ति में जो है बेसिकली वृद्धि हो रही है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हिमालय भूदृश्य भूस्खलन और भूकंप के लिए भी असंवेदनशील है। आपको पता होगा हमारे देश में लाइक ये चीज़ें जो हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि मैं आपको और जूम करके चीज़ें समझाऊँ। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इस पर बात करूँगा पहले। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ देखिए, तो यहाँ पे अगर देखो दोस्तों, आपका सेस्मिक जोन बना हुआ है, राइट, 2002 के मैप के अनुसार आप देखें ये जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है। यानी कि अगर हम बात करें जो जोन 5 है, ये ऑलमोस्ट सबसे हाई मतलब कि टेंडेंसी वाला एरिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा भूकंप इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, गुजरात का भुज हो गया। तो ये कुछ एक ऐसे जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने, और नोटिस करें तो आपको ये भी देखेगा हिमालय के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये भी एरिया हमें जो है देखने को मिलते हैं, राइट। फिर उसके बाद जो चौथा जोन है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें जो ऑरेंज वाला है, ये वाला जोन जो हमें बेसिकली जो है देखने को मिलता है, कुछ ये जोन 4 और जोन 3 ऑलमोस्ट अगर देखें तो कहीं ना कहीं हिमालय के संपर्क में जो है हमें चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो ये जो मैप है हमारा ऑफिशियली जो ये मैप है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई हमने मैप उठा लिया, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये पता चलता है कि हिमालय के जो निर्माण है भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ है। तो क्या है ये यूरेशियन प्लेटें और ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा फिगर्स को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए हिमालय बेसिकली यहाँ आपको पता है काफ़ी मतलब 70 मिलियन ईयर्स पहले इतना था, फिर 50 मिलियन पहले इतना था, फिर अब जो प्रेजेंट डेट, तो ये जो है बेसिकली ये प्लेटें हैं, ये वाली आप देखें तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर आएंगी। ये जो है बेसिकली यूरेशियन प्लेट है, तो इसके टकराने से जब ये चीज़ें यहाँ पे हुई तो यहाँ पे फिर उठ गया, यहाँ पे पहाड़ मतलब पहाड़ जैसी चीज़ें जो हैं अगर बात करें तो बेसिकली जो है उठ गया था। तो हमें ये पता चलता है कि यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ। भारतीय प्लेट के उत्तर दिशा की और गति के कारण चट्टानों में लगातार दबाव बनता रहा और वह कमज़ोर होती गई और भूस्खलन भूकंप की संभावना बढ़ती रही। सेम इसी चीज़ को मतलब यहाँ पे जो है अगर बात करें तो एक्सप्लेन यहाँ पे जो है किया गया है। फिर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, अभी परिदृश्य में देखें तो खड़ी ढलानों, उबड़ खाबड़ स्थलीय, उच्च भूकंपीय विविधता, वर्षा का मेल इस क्षेत्र की विश्व की अधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से हमें बताता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन हमें, अब अगर हम बात करें तो ये हमें सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमें ये पता चलता है कि असहनीय दोहन, कि कहीं ना कहीं चीज़ों का इतना मतलब कि बात करें विकास तो हो रहा है, विकास होना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब विकास का सही पैमाने पे विकास ना होना ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक वाली बात हमें जो देखने को मिलती है। जिसमें हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर बात करें तो जैसे चार धाम मार्ग, जो आपने देखा होगा ये उत्तराखंड का मैप है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बेसिकली उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड में अगर आप देखें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो चार धाम को जो बेसिकली अगर बात करें जो जोड़ने की जो अगर बात करें मतलब कि जो योजनाएं हैं, साथ में इसकी साथ में अगर हम देखें इससे लेकर सोपानी पनबिजली परियोजना के निर्माण तक और कस्बों के अनियोजित विस्तार से लेकर असमूल्य पर्यटन स्थल तक भारतीय राज्यों ने क्षेत्र में जो संवेदनशील परिस्थितियों के संबंध में मौजूद चेतावनियों की अनदेखी भी जो यहाँ बेसिकली अगर हम बात करें तो करी गई है। इसको लेके भी हाल ही में जो बवाल भी हो रहा है चारधाम यात्रा को, हाईवे प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि बेसिकली ये पहाड़ों के अंदर है और इस तरह की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाना सच में अगर हम बात करें तो पर्यावरण को लेके काफ़ी बड़ा, अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा नुकसान भी हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से इस दृष्टिकोण से प्रदूषण, वनों की कटाई, जल अपशिष्ट प्रबंधन संकट को भी कहीं ना कहीं तरह से जन्म देगा। क्यों देगा कि देखो भी अपशिष्ट प्रबंध इसलिए कि जब लोग यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे तो फिर डेफिनेटली उनका कचरा फिर कहाँ पे जाएगा, कहाँ डंप किया जाएगा। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ होती है, जो इस तरह की जो इश्यूज़ होते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक इशू का कारण जो है बेसिकली जो है बन सकता है। फिर अगर हम देखें इस चीज़ के अंदर तो हमें ये भी बात समझ आती है कि विकास गतिविधियों के खतरे, यानी कि देखिए जब बड़ी मात्रा में जब
मतलब कि एक तरह से बड़ी परियोजना जब बनाई जाती है पनबिजली परियोजना, जो हरित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा का एक स्वच्छ ऊर्जा से प्रतिस्थापित भी करती है। देखिए हमारे लिए पनबिजली योजना भी इंपॉर्टेंट है, जल जिसको हम बोलते हैं पानी से बिजली बनाना। तो लेकिन जब बड़ी बड़ी परियोजना बनती हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को काटा भी जाता है, पेड़ों को भी हटाया जाता है, काफ़ी सारे सिस्टमेटिक में मतलब काफ़ी कुछ बड़े मतलब कि बड़े स्तर पे जो काफ़ी सारी चीज़ों को जो बेसिकली जो है चेंज किया जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए बेसिकली अगर बात करें तो मुद्दा भी हमें जो देखने को मिलता है। फिर परिस्थिति के कई पहलुओं पर को परिवर्तित कर सकती है, उससे बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन, भूकंप जैसी चरम घटनाओं को बनाने से भी जो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें तो संवेदनशील जो है बेसिकली बनता चला जाता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो होंगी ना भाई, बादल फटते हैं, लाइक साइंटिफिक आपने देखा होगा, सडनली एटमॉस्फेयर में लाइक गर्माहट आती है और सडनली बारिश होती है तो काफ़ी हाई टेंडेंसी में हो जाती है, तो जिसके बाद बादल फट जाता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन, फिर अचानक बाढ़ से भूस्खलन होते हैं, भूकंप जैसी भी घटनाएं हमारे मतलब कि इस तरह के खतरे जो हमें बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें जो है देखने के लिए मिलता है। फिर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास का असंगत मॉडल आपदाओं को स्वयं आमंत्रित करता है, जहां जंगलों के विनाश और नदियों पर बांध निर्माण जैसी कार्यों के साथ साथ वृहत जल विद्युत परियोजना तथा बड़े पैमाने का निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाया यहाँ पे बेसिकली जो है गया है। फिर साथ में हिमालय परिस्थिति पर ग्लोबल वार्मिंग का भी जो अगर हम बात करें तो हमें प्रभाव जो है बेसिकली जो देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भंगुर स्थलाकृति और जलवायु संवेदनशील योजना के प्रति पूर्ण उपेक्षा के भाग के कारण परिस्थिति के लिए खतरा कई गुना यहाँ पे बेसिकली जो है बढ़ जाता है। ऑफकोर्स चीज़ें तो बढ़ेंगी। फिर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं तो इसके कारण भी काफ़ी सारे अगर बात करें तो जल राशि में अचानक हो रही वृद्धि बाढ़ का कारण भी जो है बेसिकली बन जाती है, जिससे स्थानीय समाज भी जो अगर बात करें तो प्रभावित होते हैं। फिर साथ में जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं के लिए भी हिमालय क्षेत्र में होने वाली ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण के रूप में अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो रिसर्च पेपर जो है देखने को मिल रहे हैं। साथ में वनों का कृषि भूमि में रूपांतर और साथ में लकड़ी, चारा, ईंधन की लकड़ी के लिए वनों का दोहन, ये भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा इशू है। आपको पता होगा कि भारत जो है लाइक जहाँ पे 111 देशों ने ऑटोमेटिक इस चीज़ को साइन किया, वहाँ से भारत ने अपने आप को अलग कर लिया है। क्यों अलग कर लिया? क्योंकि वो 2030 मतलब COP26 का एक ये भी एक लेटेस्ट रिव्यू हमारी तरफ से ये निकल के आता है कि भारत ने अब जो मतलब एक प्लेज ली गई थी कि 2030 तक भारत को उसमें शामिल होना चाहिए था जहाँ से वनों की कटाई को रोका जा गया, मतलब 100% जहाँ पे रोक दिया जाए। लेकिन भारत ने उस प्ले को अपने आप से अलग कर लिया। भारत कहता है कि हम वनों की कटाई को फिलहाल हम नहीं रोक पाएंगे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण हम मतलब कि नहीं रोक पाएंगे। फिर दोस्तों आगे के रास्ते की अगर हम आगे के में अब इस तरह की देखो प्रॉब्लम्स हमें एडिटोरियल्स में दिखी, मतलब कि योजना के एडिटोरियल में दिखी, लेकिन आगे का रास्ता अगर हम बात करें आगे की राह मतलब क्या हो सकती है, तो हमें ये पता चलता है कि पूर्व चेतावनी प्रणाली स्पेशली हमें डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आपदा की भविष्यवाणी करने वाले स्थानीय आबादी और पर्यटकों को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का होना आवश्यक है। जिस तरह से भारत अगर बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है IMD वो ऑटोमेटिक लगा हुआ है इस चीज़ में, तो इसको और ज़्यादा विकसित करने की हमें और ज़्यादा त्वरित क्षेत्र पर चीज़ों को लेकर हमें आवश्यकता हमें जो देखने को मिलती है। फिर क्षेत्रीय सहयोग की भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हिमालय देशों के बीच एक सीमा परिय गठबंधन की आवश्यकता है ताकि पहाड़ों के बारे में मतलब ज्ञान साझा किया जा सके और वहाँ की परिस्थितियों का संरक्षण किया जा सके। कि भाई क्षेत्रीय सहयोग की मतलब स्कूल्स में, कॉलेज में कुछ इस तरह से डिबेट्स, ओपन डिबेट्स बनाई जाए ताकि मतलब कि इवन नॉर्मल पीपल को भी पता चल सके कि अगर हम ज़्यादा विकास करेंगे तो हमारे मतलब पहाड़ों के लिए भी हानिकारक है और कल को बाढ़, अचानक बाढ़ और इस तरह के भूस्खलन जो है चीज़ें हो सकती हैं। फिर क्षेत्रीय विशेष सतत योजनाएं जैसे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए और एक सतत और समन्वय योजना तैयार की जाए जो इस संवेदनशील क्षेत्र की विशेष आवश्यकता तथा जलवायु संकट के प्रभाव को बेसिकली बात करें तो ध्यान रखी जानी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें तो हमें ये भी चीज़ समझना चाहिए कि पर्यावरणीय पर्यटन या फिर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि वाणिज्य पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावों पर संवाद शुरू करना चाहिए। और इको टूरिज्म में ये होता है दोस्तों कि हमें टूरिज्म भी चाहिए, साथ में हमारी मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, कुछ जैसे शिमला वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपने देखा होगा डीजल की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं
क्योंकि मैं खुद एक बार मैंने शिमला विजिट किया है, तो आपने देखेंगे कि वहाँ पे लाइक डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर क्यों ना हम वहाँ पे कुछ ऐसी ही कारों को एंट्री प्रोवाइडेड कर दें डीजल कार की, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स का या फिर कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करें, तो इससे पर्यावरण भी कहीं ना कहीं हमारे तरफ से हरा भरा रहेगा। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर सतत विकास की तरफ देखें तो सरकार को सतत विकास पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि केवल उस विकास पर जो परिस्थिति के विरुद्ध मतलब प्रेरित हो। तो मतलब हमें ऐसा विकास चाहिए जो भावी पीढ़ी के लिए भी मतलब कि एक तरह से बात करें तो विकास हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, प्रभाव जो पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA और सामाजिक प्रभाव आकलन SIA को आवश्यक बेसिकली जो है यहाँ पे बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों का मतलब कि अगर बात करें मतलब कि जिससे हम बोल सकते हैं कि लाइक पर्यावरण, इससे ये होगा कि जो हम डेवलपमेंट अगर हम करेंगे तो अगर EIA के मतलब मानक के अनुसार होगी तो डेफिनेटली हमें काफ़ी मतलब कि उस तरह से इन्वायरमेंट को काफ़ी बड़ा जो है इसकी जो फ़ायदा यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था लाइक योजना का पार्ट 3, और हमारी योजना मैगजीन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अब इसकी मैं एक सिंगल वीडियो भी डालूंगा इन फ्यूचर में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना, कोई एक बच्चा सिंगल वीडियो में देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड बस पढ़ते रहिए, दम लगा के पढ़ते रहिए, पूरी जोर के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।